दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। कई एपिसोड्स इस सीरीज में आप देख चुके हैं और आज इस सीरीज में प्रोफेसर राम पुनियानी साहब विशिष्ट विशिष्ट तथ्यों और विश्लेषण के साथ मौजूद हैं। इधर राजदंड ग्रहण किया जा रहा था और उज्जैन में महाकाल लोक 850 करोड़ की लागत से बना हुआ वो परिसर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। 30 से 35 किलोमीटर हवा के झोंके में धराशायी हो गया। 850 करोड़। इधर साष्टांग दंडवत लगाए जा रहे थे और महज 1 किलोमीटर की दूरी पर महिला पहलवान को रोड पर घसीटा जा रहा था। मैं ज्योतिष कर्मकांड इत्यादि में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो महाकाल लोक जो है जिस तरह से ध्वस्त हुआ है वो तो भ्रष्टाचार का मसला तो है ही। लेकिन क्या यह जो लोग कर्मकांड पाखंड में विश्वास करते हैं उनके लिए उनके हिसाब से यह क्या संकेत है? पूरी विस्तार से चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। स्वागत है सर। धन्यवाद रतनलाल। पूरा एपिसोड कल का आपने देखा, जो संसद में जो पूरा प्रक्रिया चल रही थी, धार्मिक रस्म और रिचुअल तमाम। जब जवाहरलाल नेहरू जब संसद में आए थे और उस समय का फोटोग्राफ भी एक वायरल हो रहा है। वो कैबिनेट इंग्लिश एजुकेटेड मॉडर्न आइडियाज के साथ वाले कैबिनेट के साथ तस्वीर थी और कल की तस्वीर है हमारे वजीर आजम साधुओं के साथ हैं। और एक बात और याद दिला दूं, 65-66 में आपको याद होगा, दोस्तों को याद दिला दूं कि साधु जब संसद में घेरने आए थे, आंदोलन था साधुओं का, तब ये उस समय उनपे डंडे चले थे साधुओं पर। और आज साधु संसद के अंदर है, गोली भी चली थी उस समय। विस्तार से चर्चा होगी पुनियानी साहब के साथ, तो बने रहिए अम्बेडकरनामा पर। जी सर, इनिशियल जी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी। जी धन्यवाद रतनलाल। ये कल के जो घटनाएं हुई हैं वो जी काफी विचलित कर देने वाली हैं। इसकी जी थोड़ी हम पृष्ठभूमि में जाएं। पहले जी तो इतना बड़ा खर्च करके ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की जरूरत थी क्या? और वो जी भी उस समय जब देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है और बहुत तकलीफ में है। उससे इतने बड़ा धन लगा के इतनी बड़ी इमारत बनाने की जरूरत है क्या? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक स्तंभ पर बने हुए 4 शेर, जी उनको भी बनाया गया। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि जो शेर अशोक स्तंभ में थे, वो एक सौम्य मुद्रा में एक परिपक्वता दिखाते हुए शेर थे, और जो इन्होंने बनाए वो एक आक्रामक मुद्रा वाले शेर बना के उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर खड़े किए। तीसरा ये देखिए कि जब इन्होंने इसका उद्घाटन किया तो कौन सा दिन चुना? वो चुना हम्म 28 तारीख का, 28 मई का, जो सावरकर का दिन है। और ये वही सावरकर हैं जो शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी थे। अंडमान की जेल में जाने के बाद पूरी तौर से ब्रिटिश हुकूमत के भक्त बन गए, माफिया मांगी और 60 रुपए महीने की पेंशन, जो उस समय बहुत बड़ा रकम था, उसके जी आधार पर अंग्रेजों की लगातार मदद करते रहे। खुद आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे, लोगों को भी कहा कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल मत होइए, क्योंकि हम्म हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं है, हमारा काम है मुसलमानों का दमन करना, उसके लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दीजिए। तो उस दिन पर ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, उस पार्लियामेंट का जो भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पर चलना चाहिए, उन मूल्यों का जो सभी धर्मों के लोगों को बराबर का मानती है। और वहाँ सावरकर के दिन इसको उद्घाटन करना ये बहुत बड़ा संकेत है। अब तीसरा इसमें देखिए कि जो उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया। अब क्यों नहीं बुलाया गया? तो उसके थोड़ा सा पहले भी याद आता है कि वैसे तो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था, पर हो गया। उसमें हम्म प्रधानमंत्री जी आए, आरएसएस के प्रमुख आए, पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो दलित थे उनको नहीं बुलाया गया। शायद वो हम्म प्रक्रिया है कि वो दलित हैं, अछूत कैटेगरी में थे, उनको कैसे हम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुला सकते हैं। और कल भी जो राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया वो आदिवासी हैं। आदिवासी एक तरफ से उनको सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया और दूसरी तरफ से
असलियत दिखाते समय उनको उद्घाटन के कार्यक्रम से दूर रखा गया। और चौथा, ये जो राजदंड की कल्पना आई, अब उसके पीछे भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये माउंटबेटन ने नेहरू को दिया, तो इसलिए हम उसको, और नेहरू ने उसको वॉकिंग स्टिक के रूप में, चलने वाली छड़ी के इस्तेमाल के रूप में किया। ये बिल्कुल झूठ है। पहला सवाल तो यह है, ये माउंटबेटन को किसने दिया? क्या माउंटबेटन को बहादुर शाह जफर ने दिया था? ये सवाल आता है कि ये जो राजाशाही के प्रतीकों को पुनर्स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, ये उनके राजनीतिक एजेंडा से मेल खाती है। आपने जो बातें कही कि अभी उनके आरएसएस के विचारक कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता से धर्म सत्ता बड़ी होती है। ये अपने आप को बताते हैं कि हमारे यहाँ एक धर्म है जो रिलीजन से अलग है, जो हमारे नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब करता है। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम उस प्राचीन युग में जाना चाहते हैं जहाँ सब खुशहाल थे और सब कुछ अच्छा अच्छा था, जो स्वर्णिम युग था। तो रतनलाल जी, हम समझते हैं कि जिसको ये धर्म कहते हैं, वास्तव में ये वर्ण व्यवस्था का दूसरा नाम है, जिसको उसमें राजधर्म, प्रजा धर्म, दलित धर्म, शूद्र धर्म, स्त्री धर्म, इसकी पूरी व्याख्या वेदों से लेके, वेदों में कम और मनुस्मृति भी ज्यादा है। तो जो इनके सरसंघ चालक के सुदर्शन स्पष्टता से कहते थे कि हमें भारतीय संविधान नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति पे आधारित संविधान चाहिए, यानी भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार का संविधान चाहिए, उसको एक्चुअलाइज करने में, उसको वास्तविक लाने की ये एक और कोशिश है। और जो कल इतने सारे धर्मगुरु आए, अब वो जो राजदंड है, उसका अपना अपना इतिहास है। अब आज़ादी के समय थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, कि उसमें दो दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो माउंटबेटन ने नेहरू को दिया सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में, जो गलत है। पूरे डॉक्यूमेंट बताते हैं कि ये दक्षिण भारत के एक शैव महंत ने बनवा के आके नेहरू को भेंट दिया। और नेहरू ने क्यों स्वीकार किया? नेहरू ने स्वीकार इसलिए किया कि आजादी का माहौल था, नए प्रकार के लोग उनको मिलने आ रहे थे, सबकी भावनाओं का आदर करने के लिए उन्होंने ले लिया। और उन्होंने कभी इसको अपनी अथॉरिटी के रूप में उपयोग नहीं किया, न वॉकिंग स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे आदर के साथ इसको एग्जीबिशन में रखवा दिया कि जो अच्छी चीजें हैं एग्जीबिशन में रहें और उसके आधार पे उनका आदर हो। हमारे संस्कृति के मूल्यों का अपमान करने का कोई कारण नहीं था। ये एक सरल बात थी कि राजाशाही में इस प्रकार की चीजें चलती थी। एक धर्मगुरु होता था जो राजा का राज्याभिषेक करता था, राजा को इस प्रकार का राजदंड देता था। जैसे आप, ये घटना तो अब चर्चा कर चुके हैं शायद, कि शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक एक ब्राह्मण ने किया था। तो ये जो पहले की व्यवस्था थी, जिसमें राजा और धर्मगुरु, इनकी साठ गांठ से समाज का संचालन होता था, किसानों का शोषण होता था, सामंती व्यवस्था के मूल्यों को, जमींदारी के मूल्यों को, ऊंच नीच के मूल्यों को समाज पे लादा जाता था। ये वो मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की कवायद कल हमने पार्लियामेंट में देखी। और आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि नेहरू उस समय दिख रहे थे, उस समय के फोटो हैं, बाकी सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें है, सरदार पटेल हैं, मौलाना आजाद हैं, और सुशीला नैयर हैं, और भी महिलाएं हैं। कल अगर आप देखिए तो इनके चारों तरफ धर्मगुरु, जो ऊपर कपड़े नहीं पहनते, नीचे केवल वो बिना सिले कपड़े पहनते हैं, वो धर्मगुरुओं से पूरा संसद भरा हुआ था, बड़ी बड़ी मालाएं। ये हम कौन से युग में आ गए हैं रतनलाल, आप सोचिए। तो ये मैं देखता हूँ कि ये इनकी जो यात्रा राम मंदिर के आंदोलन से चालू हुई, वो यात्रा को काफी आगे ले गए हैं। और वो यात्रा को एक फॉर्मल स्वरूप देने के लिए, एक निश्चित स्वरूप देने के लिए, इस प्रकार का जो राजदंड स्थापित करना, उसको जगह देना, और ये कहना कि हम धर्म सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। वास्तव में धर्म सत्ता के नाम पर ये मनुस्मृति के मूल्यों को आज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देखिए, जो संविधान हमारे देश की आत्मा है, उस संविधान को हटाने के लिए, बाईपास करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए, ये हम एक सिविलाइजेशनल नेशन है, हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। अब सांस्कृतिक राष्ट्र हैं तो भाई साहब, हमारे प्राचीन काल में दलितों के साथ क्या था, स्त्रियों के साथ क्या था, ये तो पूरा मनुस्मृति में वर्णित है। तो उन सब चीजों को ढांकने के लिए ये जो राजनीति 1925 से ऊपर आई, और ये ऊपर भी तब आई
जब सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत हो रही थी, मतलब एक तरफ महिलाओं में शिक्षा जारी थी, दलित अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उसका विरोध करने के लिए ये संगठन बना था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। जब बाबा साहब आम्बेडकर दलितों में चेतना भर रहे थे, जब ज्योतिराव फुले दलितों में चेतना भर रहे थे, सावित्रीबाई फुले महिलाओं को शिक्षा दे रही थी, समाज का परिवर्तन हो रहा था। समाज के परिवर्तन के साथ जो पुराने शासक थे, जमींदार, राजा, नवाब, जागीरदार, उनको लगा भाई हम खतरे में हैं, तो उन्होंने इस ऐसे संगठनों को खड़ा किया जो धर्म के नाम पर सामंती, जमींदारी, फ्यूडल वैल्यूज को आज के समय पर भावनात्मक आधार लेकर लादना चाहते हैं। अब इसमें पूरी पूरी भावनाएं भरी पड़ी है। हमारा राजदंड, पवित्र राजदंड, वैसे वो किसी सोनार ने बनाया होगा, जो भी लोहार ने बनाया होगा, ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई, तो भेंट किया गया प्रधानमंत्री को, तो उसी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से चारों चीजों को अगर देखिए, सावरकर के दिन पर इस बात को करना, फिर राजदंड को प्रस्थापित करना, फिर प्राचीन मूल्यों का गुणगान करना, और धर्मगुरु साधु जो पता नहीं उनका जो भी मठ चलते हैं, कैसे चलते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। उन मठों को प्राधान्य देना, उसी के साथ साथ अंधविश्वास आएगा। जो साइंटिफिक टेम्पर हमारे संविधान में लिखा है कि राज्य की नीति का अंग होगा, हमारे साइंटिफिक टेम्पर को भी हटाया जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है। तो ये एक पूरा पैकेज डील जो चल रहा है, कल उसकी परिणति के रूप में हमको पूरा दिखा। सर, आपने कहा कि वो जो शैव सिंबल है, जो राजदंड, हम सब जानते हैं इतिहास के छात्र होने के नाते कि शैव और वैष्णव कल्ट में एक आपस में एक मुठभेड़ रहा है। बिल्कुल। और झगड़ा होता रहा है और अभी भी है, वो सैद्धांतिक झगड़े अभी भी हैं। जी। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब किस ओर संकेत दे रहे हैं? नहीं, वो देखिए, अब वो शैव कोई है नहीं, न शैव है न वैष्णव है, वो एक अलग प्रकार का हिंदू धर्म बना रहे हैं। हिंदू धर्म की जो व्यापकता है, उसमें एक तरफ गांधी की भी जगह है, एक तरफ कबीर को भी वो समा लेते हैं, और एक तरफ इस प्रकार का आक्रामकता भी दिखा सकते हैं जो मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को एक तरफ से विदेशी मानती है, दलितों को, आदिवासियों को, स्त्रियों को दुय्यम दर्जा देना चाहती है। तो ये शैव वैष्णव तो खैर हम इतिहास को जानते हैं, पर इनके बीच में शैव वैष्णव का मामला नहीं है। ये तो एक अच्छा। नए प्रकार का हिंदू धर्म पूरे समाज पे लादना चाहते हैं। जो हिंदू धर्म मुसलमानों की नफरत पे आधारित है, जो हिंदू धर्म जन्मजात ऊंच नीच पर आधारित है, मनुस्मृति के मूल्यों को लेकर। तो शैव वैष्णव का मामला तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको तो ऐसा आसानी से हजम कर सकते हैं। वैष्णव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वैष्णव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। उनको भी प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनकी ईगो को भी पैम्पर किया गया होगा, उनको भी कहा गया भाई आप भी राजगुरु हैं, आप भी राजगुरु हैं, हम आपको भी दान जी। देंगे, आपको भी दक्षिणा देंगे, आइए। सर, ये मोदी साहब विदेश दौरा बहुत करते हैं और जाते हैं तो वहाँ पे आधुनिक परिधान में इंटरनेशनल लीडर्स के साथ उनकी फोटो वीडियोस वायरल होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आए हैं। ये फोटोग्राफ्स करबला दुनिया भर में गया होगा, दुनिया भर में गया होगा और तमाम देशों में लोगों ने देखा भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी? भारत सबसे बड़ी लोकशाही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक राजनीति चलती है। तो अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को इन चित्रों को देखकर हंसी भी आई, तो हंसी को दबा लेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक इंटरेस्ट है वो मूल्यों से ऊपर रहते हैं। अभी देखिए, जो बिडेन है, बिडेन भी, उनको भी पता है कि भारत में क्या चल रहा है, ईसाइयों पे कैसे अत्याचार हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कैसे दबाया जा रहा है, फिर भी उनको भारत की दोस्ती की जरूरत है चाइना के खिलाफ खड़े रहने के लिए, और इसलिए भारत अभी नाटो के साथ भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो सोचने वाले लोग हैं, वो तो इस पे जरूर हार्टी लाफ्टर, जो मजेदार तरीके से हंस रहे होंगे। और पर वैचारिक रूप से तो इनके जो वैचारिक हैं वो अभी कह रहे हैं हम तो भाई धर्म को राजनीति से ऊपर मानते हैं। ये धर्म को राजनीति से ऊपर मानना है, धर्म की परिभाषा भी वही करेंगे, धर्म की परिभाषा भी वही करेंगे, और वही कहेंगे कि भाई राजनीति इस आधार पे चलना चाहिए।
तो ये बहुत बहुत वो मल्टी हेडेड हाइड्रा हाइड्रा कहते हैं उसको, मल्टी हेडेड हाइड्रा। एक मुंह से ये बोल रहा है, दूसरे वो बोल रहा है और सबको मिला रहा है। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन यूरोप, उसके पहले मैं प्राचीन भारत में लिए चलता हूँ सर। जी वहां पे कौटिल्य ने लिखा है कि जब धर्म सत्ता और राज सत्ता में कोई किसी बात पे असहमति हो, तो ये राज सत्ता जो है वो सर्वोपरि होगा। जी सम्राट अशोक ने भी धर्म सत्ता को अपने राज सत्ता के नीचे रखा था। ये यूरोप से बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। जी जी यूरोप में जहाँ की पोप जो है स्वर्ग भेजने की टिकट काटता था, और वहां पे कई वैज्ञानिकों को फांसी लगा दी गई, सजा दी गई। वही देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब आधुनिकता आया, तो आज राज सत्ता ने पोप को वेटिकन सिटी तक सिमटा के रख दिया, यहीं रहिए और यहीं से साल में निकलिए 2 बार। जी जी तो जी राज जी। सत्ता और धर्म सत्ता में जब संघर्ष होगा, तो जाहिर है दुनिया का इतिहास कहता है कि राज्य सत्ता जो है ना वो विजयी होता है। यहाँ क्या घालमेल दिख रहा है? तालमेल नहीं है, ये जबानी जमा खर्च है, जबानी हाँ, जमा जवानी। खर्च। बोलने के लिए ये, करने के लिए तो दूसरा तीसरा। देखिए, पूरी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्रित हो रही है। अभी हम्म। एक सवाल पूछा था, आप कैबिनेट के 5 मंत्रियों के नाम और उनके विभाग बताइए, तो आप नहीं बता सकेंगे। पहले के समय पे हम सब जानते थे ये इसका मंत्री है, वो उसका मंत्री है। अभी 2-3 मंत्रियों के सिवा आप किसी का नाम नहीं जानते होंगे। तो राज सत्ता ये धर्म सत्ता बोलने के लिए, धर्म सत्ता के नाम पर ये पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को लाकर संविधान को बाईपास करने की कोशिश है। और जो हम्म। हमारा लोकतंत्र कहता है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, उसके उलट सत्ता का, जैसे राज सत्ता में सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सभी सत्ता हम्म। एक व्यक्ति के चारों इर्द गिर्द समा जाती है, तो वो प्रक्रिया भी चालू है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरा विश्वास है इसमें कोई, जो कल साधु संतों को बुलाया गया है वो अपनी दक्षिणा लेकर चले जाएंगे। कल चलकर उनसे कहा जाएगा आप अपने लोगों में कहिए कि इस पार्टी को वोट दीजिए, वो बड़ी खुशी खुशी देंगे। उनको भी अच्छा लगा, अरे प्रधानमंत्री ने हमारे साथ फोटो खिंचवाया, उसी गौरव में वो अपना जीवन बिता देंगे और उन्हीं का संदेश वो आगे तक लेते जाएंगे। उनकी सत्ता कोई ऊपर आने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मामला तमिलनाडु का है, पेरियार की भूमि है वो। जी 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 जी। और तो वहां अभी आज मिल्क वॉर शुरू हो गया है, मिल्क वॉर शुरू हो गया है। जी, एक तो मिल्कवार है, और पेरियार की भूमि में आज आप इंडियन एक्सप्रेस में देखिए तो मेरे ख्याल से अन्नादुरई का एक लेख है, ये राजदंड के खिलाफ, राजदंड के हम्म। खिलाफ। पेरियार की भूमि जहाँ एक प्रकार से पेरियार नास्तिक थे, वहाँ जी। तर्कपूर्ण सोच को भी बहुत महत्व दिया गया। और जी। राजदंड जो, जिसका ये बहुत गुणगान कर रहे हैं, उसकी पूरी आलोचना वहां से ली गई है। उनका एक पुराना लेख था, जब 1947 में ये नेहरू जी को भेंट किया गया। अब नेहरू जी तो खैर प्रधानमंत्री थे, ठीक है, आप आए हैं मुझे भेंट देकर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर यानी मैं आपके रास्ते पर जाने वाला नहीं हूँ। आपकी आपकी आदर, आपका आदर करने के लिए मैं ये राजदंड ले रहा हूँ, और ये इलाहाबाद के म्यूजियम में इसको बड़े प्यार से, आदर से रखूंगा, वही उसकी जगह है। और जैसे तमिलनाडु में भी आप कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश में अब इस राजनीति के विरोध में एक जागरूकता भी मजबूती से आ रही है। और वो आप देखिए कर्नाटक के चुनाव में ये बात देखी, आपने भी उल्लेख किया, अभी पहलवानों का निदर्शन हो रहा है। एक तरफ से लोकतंत्र में लोगों के प्रदर्शन का बहुत महत्व होता है। सरकार का काम होता है कि आप लोगों की बात सुनिए, उनकी तकलीफों को दूर कीजिए। और पिछले जो कुछ सालों से हम देख रहे हैं, एक साल लंबा चला किसान आंदोलन, फिर शाहीन बाग आंदोलन चला, फिर ये अभी पहलवानों का चल रहा है। तो इन सब के प्रभाव से जो देश की चेतना एक दूसरा रूप भी ले रही है। ये बात और है कि जो बड़ा मीडिया है वो इन बातों को नहीं दिखाएगा, पर लोगों के जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और उस लोगों के जनमानस में जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका पहला उदाहरण हमने कर्नाटक में देखा। और मुझे लगता है कि वो प्रभाव आगे वाले समय में हमको और मजबूती से देखने को मिलेगा। सर, अभी सदन में 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा। क्या ये दोनों को मिला के राज्यसभा, राज्य नहीं राज्यसभा की कवायद है? नहीं, वो तो खैर अपर हाउस लोअर हाउस तो बना रहेगा, उसको अबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है।
नहीं और बगैर अबोलिश किए हुए कार्यशैली तो राज्यसभा वाली हो सकती है। हो सकता है, वो तो हो सकता है, वो अगर इनकी मेजोरिटी आ गई तो वो हो सकता है कि जो राज्यसभा का उद्देश्य था कि एक बुद्धिमान, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उच्च वर्ग के लोग अपनी राय देकर समाज में ये करें, तो वो एक उसका भी एक महत्व है। पर अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो फिर बाकी कोई सभा की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति काफी है, वो है ना। हाँ, ये सतपाल मलिक भी कह रहे थे, मैं उनसे बातचीत किया, अभी जी जी वीडियो उनका अपलोड करना है मुझे। जी जी आखिरी सवाल सर, जी आपने इमरजेंसी भी देखा है, जी और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी एक बदले हुए तेवर में लौटी। जी अभी कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट 2 किलोमीटर के दूर पे है जंतर मंतर से, 2-3 किलोमीटर, और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों के टेंट उतार दिए गए, घसीटा गया, तमाम तरह की बात है, बगैर घोषणा किए हुए। आप दोनों युग में कंपेयर करेंगे तो क्या दिख रहा है? देखिए, इंदिरा गांधी के समय जो तानाशाही थी वो ऊपर से नीचे लादी हुई थी, पूरी हम्म। व्यवस्था में उस प्रकार का सोच नहीं था, ग्राउंड हम्म। लेवल पे उसको कोई समर्थन नहीं था। फर्क यही है रतन लाल कि अभी ये जो आरएसएस बीजेपी का है मामला, ये जमीन से लेकर ऊपर जाता है, तो कहीं बजरंग दल है, तो कहीं विश्व हिंदू परिषद है, तो कहीं वनवासी कल्याण आश्रम है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी है, और ऐसे असंख्य संगठन ये नीचे से ऊपर लेकर उस चीज को जा रहे हैं, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इमरजेंसी का तो हम कंडेम करते हैं, उसको हम ये करते हैं, पर उसकी इससे तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक हम्म। प्रशासनिक दबाव था। यहाँ प्रशासनिक दबाव के साथ साथ पूरा नीचे से ऊपर एक राजनीतिक प्रवाह का दबाव है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को समेटने की कोशिश कर रहा है। जी जी जी, शुक्रिया सर, और बहुत बढ़िया आपने समझाया कि घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी में क्या अंतर है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफेसर पुनियानी साहब है, पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। एकदम जल्दी से जल्दी इनको फिर मैं किसी विषय पर बुलवाता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। धन्यवाद रतन, थैंक यू वेरी मच।